टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द शॉक। आज हम लोग बात करेंगे शॉक के बारे में कि जब अगर किसी को पर्सन को अगर शॉक आता हो तो उसमें हम लोग क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, उसका ट्रीटमेंट क्या क्या करेंगे, अगर उसको लगातार बार बार आ रहा हो तो उस टाइम में उसका डायग्नोसिस क्या क्या करेंगे, हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये शॉक है या फिर किसके कारण से हो रहा है, ये सभी के बारे में आज इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि शॉक क्या है। तो शॉक क्या है? यह एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें जो हमारा जो वाइटल ऑर्गन्स है, वाइटल साइन है, जो हम लोग वाइटल साइन के बारे में मैंने बताया था कि जैसे कि हमारा हार्ट बीट हो गया, रेस्पिरेटरी रेट हो गया, ये सब का क्या होता है सडनली डाउन हो जाता है, उसका हार्ट बीट सही से वर्क नहीं करेगा, रेस्पिरेशन है वो कम जाएगा। तो जो सडनली जब डिप्रेस हो जाता है वाइटल साइन का तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं शॉक बोलते हैं। या किसके कारण से होता है? जब सही से हमारे बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता या फिर हमारे बॉडी में फ्लूइड का मात्रा जो है वो कम जाता है, जिसके कारण से शॉक का कंडीशन आता है। अब हम बताएंगे डेफिनेशन के अनुसार कि शॉक क्या है। जो तो फ्रेंड जैसे कि मैं यहाँ पे बताया गया, मैंने अभी बोला कि क्या यह एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें क्या होगा जो सडन सजेशन जो हमारा जो वाइटल फंक्शंस था वो ऑटोमेटिकली सडनली अचानक से फंक्शन करना स्टॉप कर देता है। किसके कारण से? ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड, जब ब्लड का सर्कुलेशन हमारे बॉडी में नहीं हो पाता है जिसके कारण से, या फिर लेस अमाउंट में फ्लूइड है उसका फ्लो होने में कम फ्लूइड होने के कारण हमारे बॉडी में, जिसके कारण से हमारा जो बॉडी है वो फंक्शन करना बंद कर देता है। जैसे कि क्या होगा, जैसे हमारे जो बॉडी है उसमें जो ब्लड का सप्लाई सही से नहीं हो पाएगा तो जो हमारा सेल है उसको क्या चाहिए, वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, उसे ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या होगा कि ऑक्सीजन उसे मिल नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन जब नहीं मिलेगा तो उसका जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एनर्जी का फॉर्मेशन होता है उसमें वो नहीं हो पाएगा, जिसके कारण वो प्रॉपर्ली तरह से फंक्शन नहीं कर पाएगा, जिसके कारण यह शॉक कंडीशन आता है। शॉक क्या है? इट इज अ सीवियर पैथोलॉजिकल कंडीशन इन व्हिच सडन सजेशन ऑफ वाइटल ऑर्गन, जितने भी वाइटल ऑर्गन जैसे रेस्पिरेटरी हो गया, हार्ट हो गया, ये सब का जो फंक्शन था ये सब स्टॉप करता है ड्यू टू लैक ऑफ ब्लड फ्लो, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू द पर्टिकुलर ऑर्गन, देन शॉक डेवलप। अब हम फ्रेंड्स बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक के बारे में। इस शॉक के बहुत सारे प्रकार हैं, एनाफिलेक्टिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक, सेप्टिक शॉक, इस तरह के बहुत सारे शॉक हैं, इन सभी के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स दिया हुआ, हाइपोवोलेमिक शॉक, यहाँ पे कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, हेमोराइटिक शॉक एंड हेमोरेजिक शॉक। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे हाइपोवोलेमिक, हाइपो वर्ड देखो एक टेक्निक्स में लगा हुआ, मैंने जो पिछले वीडियो था उसमें मैंने क्लोजर में बताया था कि हाइपो और हाइपर के बारे में। तो हाइपो मतलब क्या होता है, लेस होता है, वोलेमिक शॉक मतलब हमारे बॉडी में जो फ्लूइड का जो मात्रा है वो क्या होता है कम हो जाता है, वॉल्यूम उसका कम होता है, जिसके कारण यह शॉक होता है। जैसे कि यहाँ पर बोला गया टाइप्स ऑफ शॉक इन व्हिच सडन सजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ वाइटल ऑर्गन ड्यू टू अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट, लेस अमाउंट ऑफ ब्लड। यहाँ पर देख सकते हैं क्या चीज है, हाइपो, हाइपो को किस वर्ड से डिनोट किया गया है, लेस से डिनोट किया गया है, क्योंकि हाइपो का मतलब क्या होता है, लेस होता है। तो लेस अमाउंट ऑफ ब्लड प्रेजेंट इन ह्यूमन, जो हमारे ह्यूमन बॉडी में लेस अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लूइड कम प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण यह हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। मतलब सीधे से बोल सकते हैं कि जब हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है उसका जो वॉल्यूम है अगर नॉर्मल से कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो बॉडी है वो अचानक से फंक्शन करना स्टॉप कर देता है, जिसके कारण यह शॉक होते हैं, जिसे हम बोलते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स सेकंड कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में कि कार्डियोजेनिक शॉक क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कार्डियोजेनिक शॉक के बारे में कि कार्डियोजेनिक शॉक में क्या है ना, जो हमारा हार्ट है वो सही से पंप नहीं कर पाता है, एक जो जितना हमारे बॉडी को जरूरत होता है ब्लड का तो उतना पंप नहीं कर पाता है। सही से पंप नहीं करने के कारण क्या होता है कि जो जितना हमारे बॉडी को जरूरत होता है ब्लड का उतना सर्कुलेट नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारे सेल के पास उतने अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन से नहीं मिल पाया। जब ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाया तो क्या होता है, वो प्रॉपर्ली अपना फंक्शन नहीं कर पाता है, जिसके कारण यह कार्डियोजेनिक शॉक होता है। यह क्या बोले कार्डियोजेनिक शॉक, टाइप ऑफ द शॉक इन व्हिच सडन हार्ट कांट पंप, हार्ट जो है वो पंप करना स्टॉप कर देता है। जब पंप करेगा नहीं तो ब्लड का सप्लाई क्या होता है, देन ब्लड डेवलप करेगा, जिसके कारण ब्लड है वो नहीं सप्लाई हो पाता, पंप नहीं हो पाता है, और क्या होता है इसी के कारण कार्डियोजेनिक शॉक होता है। यह एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इसमें पर्सन अचानक से
डेथ के कंडीशन में पहुंच जाता है, जिसमें क्या होता है सडनली कांट पंप इन ब्लड टू मेट बॉडी नीड्स, जितना भी ब्लड की जरूरत होता है हमारी बॉडी को जरूरत के अनुसार से नहीं मिल पाता, जिसके कारण यह कार्डियोजेनिक शॉक होते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं सेप्टिक शॉक के बारे में। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। फ्रेंड्स बात करते हैं सेप्टिक शॉक के बारे में। सेप्टिक शॉक क्या होता है कि जब हमारा जो ब्लड है ना उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन होने के कारण क्या होगा कि जैसे कि ब्लड में इन्फेक्शन हुआ तो जो हमारा ब्लड वेसल्स है ना उसको क्या कर देगा, डायलेट कर देगा। डायलेट करने से क्या होगा, जो ब्लड का जो सप्लाई हो रहा था एक वे में एक स्पीड में उसका जो हो रहा था वो क्या होगा, वो जो उसका फ्रीक्वेंसी है वो कम जाएगा, जिसके कारण जो ब्लड का जो प्रेशर था वो कम जाने के कारण क्या होगा, जो टाइमली ब्लड है जो सेल के पास नहीं पहुंच पाएगा और उसे ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण क्या होगा कि वो शॉक कंडीशन में पहुंच जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि सेप्टिक शॉक द शॉक डेवलप आफ्टर इन्फेक्शन इन द ब्लड, जब ब्लड में इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है सेप्टिक शॉक होते हैं। फिर बात करते हैं क्या जो मैंने बताया कि इन केस ऑफ ब्लड इन्फेक्शन ब्लड वेसल्स बिकम डायलेटेड हो सकते हैं, जिसके कारण प्रेशर बिकम्स लो और डेवलप सेप्टिक शॉक। जब प्रेशर लो हो जाएगा तो क्या होगा, जो सेल है उसके पास जो टाइमिंग में चाहिए वो फ्रीक्वेंसी कम जाएगी और लेट से पहुंचेगा, जिसके कारण क्या ऑक्सीजन का वहां प्रॉपर्ली नहीं पूरा हो पाएगा और ये शॉक के कंडीशन में पहुंच जाएंगे। फिर हम लोग बात करते हैं हेमोलाइटिक शॉक के बारे में। तो हेमोलाइटिक शॉक क्या बोला गया कि द शॉक डेवलप ड्यू टू आरबीसी एंड ब्लड से नोन एज द हेमोलाइटिक शॉक। बोला गया क्या कि जैसे कि ये जो हेमोलाइटिक शॉक में क्या है ना कि जो आरबीसी का क्या होता है ब्रेकडाउन होने लगता है, तो ज्यादा ब्रेकडाउन होने के कारण क्या होगा हमारे बॉडी को सही से ऑक्सीजन वहां तक नहीं पहुंच पाएगा सेल के पास में, तो वहीं ब्रेकडाउन हो जा रहा है, जिसके कारण हमारे बॉडी में क्या चीज हो जाएगा, शॉक कंडीशन डेवलप होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैंने बताया हेमोलाइटिक शॉक के बारे में, सेप्टिक शॉक के बारे में। अब हम बात करेंगे पैथोजेनिक शॉक के बारे में और एक और शॉक है उसके बारे में अभी बात करने वाला। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने बताया, जैसे कि यहाँ पे देखो हेमो मतलब क्या होता है, ये ब्लड होता है और लाइटिक वर्ड के बारे में कल का जो टेक्नोलॉजी था उसमें मैंने बताया। आप प्लीज नीचे के लिंक में जाए उसे देखें ताकि आपको जितने भी टेक्नोलॉजी है वो आपको इजीली समझ में आए। तो लाइटिक मतलब क्या होता है, टूटना। मैंने क्या बोला कि जब आरबीसी और ब्लड का जब ब्रेकडाउन होता है तो जिसके कारण से पूरी तरह से जो न्यूट्रिएंट्स है, एनर्जी है और ऑक्सीजन है वो प्रॉपर्ली सेल को नहीं मिल पाता, जिसके कारण से हेमोलाइटिक शॉक होते हैं। देखो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं हेमोरेजिक शॉक के बारे में कि हेमोरेजिक शॉक क्या है। तो देखो यहाँ पर हेमो या ब्लड से डिनोट कर रहा है और क्या होता है कि जब हमारे बॉडी में किसी भी ट्रॉमा एक्सीडेंट के कारण ओवर ब्लीडिंग हो जाता हो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाता हो, जिसके कारण क्या होगा, जब ब्लीडिंग हुआ तो अचानक से क्या होगा, जो वाइटल फंक्शन है जैसे कि ऑक्सीजन रिस्पिरेटरी रेट बहुत तेज हो जाएगा, क्योंकि उसको ऑक्सीजन जो सेल है उसको नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण यह हेमोरेजिक शॉक होता है। बोला गया है कि ड्यू टू द एक्सेस ब्लीडिंग ऑफ वाइटल सब फंक्शन, क्या होता है बहुत ज़्यादा ब्लड का एक्सेस ब्लीडिंग हो जाने के कारण जो वाइटल सब फंक्शन है और हार्ट है वो अपना काम करना लॉस्ट कर देता है, बंद कर देता है, जिसके कारण यह हेमोरेजिक शॉक होता है। फिर हम बात करते हैं फ्रेंड्स न्यूरोलॉजिकल शॉक के बारे में कि न्यूरोलॉजिक शॉक क्या है। तो बोला क्या गया कि द शॉक डेवलप ड्यू टू हाइपोटेंशन और डिक्रीज हार्ट रेट, द डेवलप ऑफ द न्यूरोलॉजिकल शॉक। बोला गया कि हाइपोटेंशन के कारण, हाइपोटेंशन मतलब क्या होता है कि जो नॉर्मल बीपी है उससे अगर फॉल कर जा रहा हो तो अगर ज़्यादा फॉल करेगा बीपी तो क्या होगा फ्रेंड्स कि जो कब फॉल करता है, जब ब्लड का जो फ्लो है वो एक प्रॉपर वे में जिस फ्रीक्वेंसी से जा रहा था उस फ्रीक्वेंसी से नहीं पास आउट होता है, तो जिसके कारण क्या होता है हाइपोटेंशन होता है, तो ब्लड का प्रेशर यहाँ बहुत कम हो जाएगा, तो जिसके कारण क्या होगा हमारे जो बॉडी है, ऑर्गन है, उसके जो टिश्यूज हैं वो हम तक सेल के पास तक एक्यूरेट अमाउंट में ब्लड नहीं पहुँच सप्लाई हो पाएगा, जिसके कारण उसे प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, उसी के कारण क्या होगा न्यूरोलॉजिकल शॉक होते हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी हम शॉक को देख रहे थे उसमें क्या हो रहा था, फ्लूइड का क्या हो रहा है, उसका लॉस हो रहा है, प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण क्या हो रहा है उसे न्यूट्रिशन सही से नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण से इतना सारे शॉक हो रहे हैं। और वे अलग है, जैसे कि अगर ट्रॉमा हो जा रहा है तो हेमोरेजिक में आ जा रहा है, अगर क्या हो रहा है हाइपोटेंशन बीपी फॉल कर गया तो ब्लड प्रेशर, मतलब कहने का जरिया एक ही है कि हमारे बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कम हो जाते हैं, जिसके कारण से शॉक होता है, वो शॉक होते हैं
वजह अनेक हो सकते हैं, ब्लीडिंग के कारण या फिर ब्लड वेसल्स डायलेट हो जा रहे थे। तो ये सब डिफरेंट ये क्या ये वे है, जरिया है, और एक ही मकसद है क्या जी, फ्लूइड का लॉस होना, उसी के कारण से क्या हो रहे हैं, शॉक हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज शेयर करें, और हमारे चैनल से अगर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स मैंने इटियोलॉजी के बारे में अभी ही बताया, जितने भी मैंने वे बोला कि अलग अलग वे हो सकते हैं, बल्कि मकसद देखिए फ्लूइड का लॉस होने के कारण, तो बस इटियोलॉजी में सबसे वही है, ट्रॉमा के कारण से हो सकता है, हार्ट फेलियर के कारण हो सकता है, जब हार्ट फेल कर जाएगा तो पंप भी नहीं कर पाएगा, जिसके कारण होगा सीवियर हेमोरेजिक या फिर ब्लीडिंग। ब्लीडिंग कब होगा फ्रेंड्स, जब ट्रॉमा वगैरह होगा, उसके कारण नहीं होगा। फिर बात की डिहाइड्रेशन के कारण, जानते हैं कि जब डिहाइड्रेशन होता है तो हमारे बॉडी में फ्लूइड का मात्रा है वो डाउन हो जाता है। तो इसके बारे में मैंने बात किया, बर्न, जब बर्न करता है तो पेशेंट का क्या स्किन जब जलता है तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में जो लिक्विड है वो बाहर की ओर निकलता है, फ्लूइड है, तो जिसके कारण से क्या होता है वो हमारे बॉडी में फ्लूइड की मात्रा कम जाती है। या फिर एलर्जिक रिएक्शन के कारण से, जैसे कि पॉइजनिंग हो गया, जिसके कारण बहुत ज्यादा ओवर पॉइजनिंग हो रहा है, जिसके कारण वोमिटिंग होगा, और सब होने के कारण क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स या फिर स्टोमक एब्डोमेन सब पे क्या होता है, प्रेशर डेवलप करता है, और ब्लड वेसल्स अगर रैप्चर या फिर डायलेट हो गया तो जिसके कारण से ये सब शॉक आपको हो सकते हैं, ये सब वजह के कारण से। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कि इसमें क्या क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स जनरली आप जानिए क्या कि जब भी शॉक हो रहा है तो क्या हो रहा है, ब्लड का लॉस हो रहा है। जब ब्लड का लॉस होगा तो क्या होगा, उसका जो हार्ट रेट है वो क्या होगा, तेज हो जाएगा, ब्रीथिंग है वो बहुत तेजी से करेगा, फिर क्या हो जाएगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो डाउन करेगा। तो इसका जो डायग्नोसिस के बारे में मैंने बात करता हूँ, तो सबसे पहले ईसीजी करेंगे कि इसका जो हार्ट है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर उसमें बीपी मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि जैसे ही फ्लूइड अगर हमारे बॉडी से लॉस होगा तो बीपी क्या करेगा, फॉल करेगा, क्योंकि जो हमारे बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा था वो क्या एक फ्रीक्वेंस रेंज में होता है वो डाउन कर जाता है। तो जब डाउन करेगा तो क्या होगा, बीपी फॉल करेगा। फिर बात करते हैं यूरिन टेस्ट के बारे में। यूरिन टेस्ट के बाद पता करते हैं कि मतलब उसका जो आउटपुट कितना है, इनपुट कितना, उसके आधार पर मैंने देखता हूँ। फिर बॉडी टेम्परेचर के बारे में, उसका बॉडी टेम्परेचर क्या अगर ज़्यादा बहुत कम है तो हम लोग समझेंगे कि शॉक कंडीशन में पहुंच सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने बात किया इटियोलॉजी के बारे में, और मैंने बात किया डायग्नोसिस के बारे में। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स मैनेजमेंट के बारे में। फ्रेंड्स अभी हम बात करने वाले हैं इनके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहले बोला गया पेल स्किन। पेल स्किन कहने का मतलब जो उसका जो हाथ है वो पीलापन पड़ने लगेगा। क्यों, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सप्लाई को नहीं हो पा रहा है ऑर्गन्स के पास, तो जिसके कारण जो सेल है, टिश्यूज है वो क्या होने लगेंगे, वो येलो पड़ने लगेंगे, स्किन वगैरह आपको क्या दिखेंगे, येलो दिखने लगेंगे। फिर बात करते हैं कूल स्किन। क्या होगा, जैसे कि जब हमारे जो ब्लड का वॉल्यूम से जब कमेगा तो क्या होगा, जो हमारा जो टेम्परेचर है वो क्या होगा, स्किन है एकदम कूल पड़ने लगेगा। फिर बात की रैपिड पल्स के बारे में कि अगर जब प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सप्लाई जो हार्ट है वो सही से पंप नहीं करेगा तो जिसके कारण क्या होगा, जो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं सर्कुलेट होने के कारण हार्ट बहुत तेजी से पंप करने लगेगा, जिसके कारण जो पल्स है वो बहुत तेज हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं रैपिड ब्रीथिंग के बारे में। ऑक्सीजन के डिफिशियंसी के कारण वो बहुत जल्दी से जल्दी ब्रीथ करना स्टार्ट करेगा, तो जिसके कारण रैपिड पल्स का ये भी सिम्टम्स मिलेंगे। नोजिया होगा, वोमिटिंग होगा, और उसको कमजोरीपन, वीकनेस दिखेगा। उसको हमेशा लगेगा कि हम आराम ही करते रहें, कोई काम ऐसा करने का मन नहीं करेगा, तो रेस्टलेसनेस उसको लगेगा। स्वेट ऑन द स्किन, हमेशा उसका स्किन है वो क्या स्वेटिंग हमेशा करते रहेगा। फिर बात करते हैं कंफ्यूजन के बारे में। उससे अगर कोई चीज पूछेगा तो एकदम जैसे कि भूला भूला टाइप है, उसे याद आ रहा है उस तरह से वो जवाब देगा, तो मतलब वो हमेशा कंफ्यूजन में रहेगा, वो प्रॉपर्ली एक्यूरेट नहीं बोल पाएगा। फिर बात करते हैं इरेगुलर ब्रीथिंग। उसका जो ब्रीथिंग का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाएगा, या तो नॉर्मल से कम होगा या फिर ज्यादा हो सकता है। तो ये सब जितने भी आपको मैंने दिखाया ये साइन एंड सिम्टम्स है शॉक का। अब हम बात करेंगे इसके मैनेजमेंट के बारे में कि जब किसी को शॉक होता है तो क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे, ये सभी के बारे में मैं भी हम बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में कि मैनेजमेंट में हम क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, देखो जब भी हाइपोवोलेमिक हो रहा है, मतलब क्या वॉल्यूम उसका कम जा रहा है, जिससे कारण क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की कमी हो रहा था। ऑक्सीजन की कमी होने से क्या हो रहा था, जो हमारे सेल है वो सही से उसको एनर्जी नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण वो डेड कर रहे थे, या फिर हमारा बॉडी उसी के कारण शॉक के कंडीशन में पहुंच रहे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ओटी थेरेपी देंगे ताकि जो उसका ऑक्सीजन का लेवल है वो मेंटेन रहे। आईवी इंफ्यूजन देंगे, क्यों, क्योंकि जो इसका जो फ्लूइड था उसकी कमी हो रहा था, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो में ब्लड हो
सोल्यूशन था वो सब की मात्रा कम होने के कारण तो हम लोग उसको ब्लड चढ़ाएंगे या फिर प्लेटलेट्स करके आईवी सोल्यूशन उसको चढ़ा देंगे ताकि उसका प्लेट का मेंटेनेंस हो रहे और जिसके कारण क्या हो, जो उसका जो बीपी है वो मेंटेन रहेगा। फिर हम लोग बात करेंगे भासोकंस्ट्रिक्टर के बारे में। भासोकंस्ट्रिक्टर क्या करेगा कि जैसे कि हम लोग देख रहे थे क्या हो रहा था, ब्लड वेसल्स डायलेट कर जा रहे थे जिसके कारण क्या हो रहा था, बीपी फॉल कर जा रहा था। अब बीपी फॉल करने के कारण क्या होता, वह शॉक के कंडीशन में पहुंच रहे थे। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको भासोकंस्ट्रिक्टर देंगे जिसके कारण जो ब्लड वेसल्स है वो कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा और उसका जो बीपी है वो मेंटेन रहेगा और पूरी तरह से जितने अमाउंट में फ्रीक्वेंसी मतलब जितने जो टाइमिंग में चाहिए सेल को ब्लड वो उस टाइमिंग में उसको मिलेगा, यानी कि उसके पास ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में लगातार पहुंचते रहेगा जिसके कारण उसे हम शॉक से बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में। सबसे बड़ी बात अगर होती है नर्सिंग फील्ड के लिए तो नर्सिंग मैनेजमेंट होती है। तो हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे ये सभी के बारे में अभी बताने वाला हूँ कि नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करेंगे, उसको हम लोग एयर प्रोवाइड करेंगे, O2 देंगे, या फिर आपके पास अगर सिलेंडर है तो आप O2 उसको लगा देंगे, O2 मास्क के थ्रू दे देंगे, या फिर कहीं भीड़ भाड़ हो या फिर मार्केट है वहाँ पे किसी को अगर शॉक आया हो और वो सांस नहीं ले पा रहा हो तो हम लोग उसको क्या देंगे, CPR देंगे। CPR देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको खुले एरिया में मतलब जैसे कि अगर भीड़ है तो वहाँ से उसको सबको भीड़ को साइड करेंगे ताकि उसको एयर ऑक्सीजन सही से उसे मिल पाए। फिर देखेंगे अगर पर्सन पूरा टाइट कपड़ा पहना हुआ, कोट पहना हुआ तो उसको क्या करेंगे, लूज करेंगे ताकि जो ब्लड का सर्कुलेशन वगैरह कहीं पे स्टॉप हो रहा हो तो उसे ऑक्सीजन जो ब्लड का सप्लाई है वो प्रॉपर तरीका से पहुंचे। तो इसलिए जितने भी टाइट कपड़े हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, लूज कर देंगे और उसे कंफर्ट पोजीशन देंगे और उसके जो पर्सन है जिसको शॉक आ रहा है उसको वार्म प्लेस में रखेंगे। मतलब कहने का मतलब उसको कोल्ड जैसे कि AC कूलर ये सब के रूम में नहीं बैठाएंगे, उसको नॉर्मल टेम्परेचर में उसको रखेंगे। फिर बोलेगा इफ पेशेंट इज हैविंग वोमिटिंग, जब पेशेंट को वोमिटिंग बार बार आ रहा तो उसको हेड को टर्न कर दें, उसको मोड़ दें ताकि वो साइड कर दे जिसके कारण उसको कंफर्टेबल फील हो। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, जैसे जब भी टर्न करने का ये मतलब नहीं उसको पीछे की तरफ मोड़ दिए, जैसे कि इस साइड में है तो उसको दूसरे साइड में मोड़ दिए, फिर अगर दूसरे साइड में भी हो रहा तो अलग, ताकि उसको क्या हो, वोमिटिंग ज़्यादा नहीं हो, उसे कंफर्टेबल फील हो। फिर बात करते हैं प्रोवाइड, उसको बताएंगे शॉक के बारे में कि शॉक हो कितना, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे तथा एजुकेशन देंगे कि शॉक क्यों होता है, ये उसको नॉर्मली बताना है कि आप में क्या चीज़ है, फ्लूइड की कमी है तो जिसके कारण से शॉक हो रहा है। अपना डाइट अच्छे से मेंटेन करिए, तो जो जिसकी कमी है उसको अच्छे से बताओ, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दो ताकि वो पर्सन जल्दी से ही रिकवर करे और अच्छे से अपने फिर जो रेगुलर काम है उसमें अपना करे। तो फ्रेंड्स इस तरह से शॉक के बारे में, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में, ये सभी के बारे में मैंने आज बात किया हूँ। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप मेरे चैनल से अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू फ्रेंड्स।